तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ बच्चों समाज शास्त्र के बारे में, जिसमें हमने इस समाज शास्त्र के भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास बुक में चैप्टर 2 बच्चों सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चे। इससे पहले बच्चों मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया आपको। पार्ट 1 में मैंने कराया बच्चों कि इस अध्याय में इसका परिचय कराया बच्चों कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में बच्चों मैंने कराया था बच्चों कि विभिन्न समाज सुधार की आवश्यकता हमारे वहाँ क्यों पड़ी बच्चों, और कई सारे समाज सुधारक के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया था बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि औपनिवेशिक भारत में जो आधुनिक परिवर्तन है ना, उसके बारे में सतीश सबरवाल जी ने क्या कहा था बच्चों। किसके बारे में पढ़ेंगे? सतीश सबरवाल। साथ ही साथ में बच्चों जो हमारे वहाँ पे नवीन प्रक्रियाएं आई थी ना बच्चों, जो पश्चिमी परिवर्तन के विभिन्न प्रकार थे, जैसे हमारे वहाँ क्या आया था? आधुनिकीकरण आया था बच्चों, आधुनिकीकरण। उसके बाद आया था बच्चों पश्चिमीकरण। साथ ही साथ में एक नई अवधारणा आई थी बच्चों, संस्कृतिकरण। क्या नाम था? संस्कृतिकरण। और एक आया था बच्चों धर्मनिरपेक्षीकरण। तो इसमें से बच्चों एक टॉपिक हम सतीश सबरवाल जी वाला करने वाले हैं बच्चों, और साथ ही साथ में संस्कृतिकरण, इसके प्रभाव क्या हैं बच्चों, और संस्कृतिकरण की आलोचना क्यों की जाती है बच्चों, इन सबको पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में बच्चों हम आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों कि औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा क्या था। जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि एक समाजशास्त्री थे, उनका नाम था सतीश सबरवाल। उन्होंने आधुनिकता के संबंध में औपनिवेशिक भारत में परिवर्तन की जो आधुनिक रूपरेखा है ना, उसको निम्नलिखित 3 पक्षों बच्चों, कितने 3 पक्षों में विभक्त कर प्रस्तुत किया है। और वो 3 पक्ष क्या क्या है बच्चों? तो पहला पक्ष है बच्चों संचार के साधन द्वारा, यानी परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि संचार के साधन विकसित किए गए थे। दूसरा है बच्चों कि सुधार के लिए नवीन विचार मतलब नए नए विचारों का उद्भव हुआ था बच्चों। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा बच्चों आपका, तीसरा आ जाएगा क्या बच्चों कि सामाजिक संगठन बने थे, नए नए क्या हुए थे? सामाजिक संगठनों की स्थापना हुई थी। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है बच्चों। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले। और ये किसने कहा था, दिया था बच्चों? सतीश सबरवाल, समाजशास्त्री सतीश सबरवाल। तो पहला इन्होंने परिवर्तन क्या कहा? संचार के साधन के कारण। इसमें नई नई तकनीक आ गई थी बच्चों, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल हुआ था, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन, इन सब के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा था। और इसी के कारण लोगों ने आवागमन और संपर्क में तेजी आई, जिसके कारण क्या हुआ? समाज सुधार की मुहिम को बहुत तेजी से बल मिला। और पूरे देश में बच्चों जो हमारे विचार है ना, विचारों का क्या हो रहा था? आदान प्रदान होने लगा। साथ ही साथ में बच्चों क्या हुआ? जो पंजाब और बंगाल के जो मुख्यतः समाज सुधारक थे ना, वो मद्रास और महाराष्ट्र जाकर अपने विचारों को प्रोत्साहन दिया, विचारों को वहाँ लेकर गए। इसका एग्जाम्पल है बच्चों जो बंगाल के केशव चंद्र सेन। कौन थे बच्चों? केशव चंद्र सेन। तो बंगाल के केशव चंद्र सेन 1864 में कहाँ गए थे? 1864 में कहाँ गए? मद्रास गए थे बच्चों, है ना। उसके बाद क्या है, जो पंडिता रमाबाई थी, उन्होंने भी देश के बहुत सारे क्षेत्रों की यात्राएं की और भ्रमण किया, साथ ही साथ में समाज सुधार का काम किया। ईसाई मिशनरी जो थे ना, वो देश के पूर्वोत्तर भाग जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे प्रदेश जो कि दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर थे, वहाँ जनजाति क्षेत्र थे, वहाँ पे बच्चों अपने धर्म का प्रचार किया। तो पहला परिवर्तन आधुनिक भारत में सतीश सबरवाल ने किससे रिलेट किया बच्चों? संचार के साधन के द्वारा। और दूसरा क्या कहा बच्चों कि आधुनिक सामाजिक संगठनों की स्थापना। अब सामाजिक संगठन बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि 1857 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, तो ये भी सामाजिक संगठन थी, इससे लोगों को विचार बदले। 1828 में बच्चों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी की थी बच्चों? ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये भी मैंने आपको बता दिया था बच्चों। उसके बाद बच्चों जो राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की, है ना।
1914 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला कॉन्फ्रेंस, यानी उन्होंने अंजुमन ए ख्वातीन इस्लाम की आधारशिला रखी गई थी, जो कि महिलाओं का पहला संगठन बना था। और जनसंचार के माध्यम में भी काफ़ी सुधार हुआ था। कई लोगों ने क्या किया बच्चों, प्रमुख पुस्तकों का अनुवाद भी किया। जैसे 1868 में विद्यासागर द्वारा रचित जो इंदु प्रकाश थी ना, उसका मराठी संस्करण विष्णु शास्त्री जी ने प्रकाशित कर दिया था। तो जो आधुनिक संगठन थे ना, इससे भी लोगों के विचार और समाज में जो है आधुनिकता आई थी बच्चों। और सुधार हेतु नए नए विचारों का उद्भव हुआ। नए नए विचार जैसे बच्चों कि लोग क्या हुआ बच्चों, शिक्षा के महत्व को समझने लगे। लेकिन शिक्षा के साथ ही साथ में बच्चों हमारे वहाँ के लोग जो थे ना, वो आधुनिक विरासत यानी जो आधुनिकता को तो अपनाना चाहते थे, साथ ही साथ में वो अपनी प्राचीन जो विरासत थी ना, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो एक और जहाँ पर भारतीयों का आत्मविश्वास जग गया उससे, तो आधुनिक बनने का जुनून सवार हो गया उन पर। वहीं वो अपनी प्राचीन संस्कृति से भी इतना लगाव करते थे कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो इसी दिशा में बच्चों आधुनिकता लाने में जो विचार बदले ना, तो पुणे में क्या हुआ, दलित महिला और महिलाओं के लिए एक स्कूल खोलकर महत्वपूर्ण कार्य किया गया बच्चों, है ना। मुस्लिमों में कई लोगों ने क्या किया, बहुविवाह और पर्दा प्रथा। मुस्लिम में क्या होता था बच्चों कि बहुविवाह होता था और पर्दा प्रथा होता था, इस पे ही केंद्रित था। लेकिन जहाँ आरा नाम की जो एक लेडीज थी ना, जहाँ आरा ने, उन्होंने बहुविवाह का विरोध किया था बच्चों, है ना। साथ ही साथ में बहुविवाह का समर्थन भी कई लोगों ने किया। तहसीब ए निस्वान संगठन ने उसका समर्थन किया बच्चों, यानी सुधार की मुहिम चल रही थी। जहाँ आरा एक और जहाँ आरा जी ने बहुविवाह का विरोध किया था, तो वहीं एक संगठन आ गया था तहसीब ए निस्वान, उसने क्या किया था, उसको सपोर्ट किया था बच्चों। इसी प्रकार से जो सती प्रथा था बच्चों, सती प्रथा को राजा राम मोहन राय द्वारा बनाया गया जो ब्रह्म समाज था ना, ब्रह्म समाज, वो सती प्रथा का विरोध करता था बच्चों। लेकिन एक धर्म सभा बनी थी, वो क्या करता था बच्चों, सती प्रथा को सपोर्ट करता था ना। तो ब्रह्म समाज में सती प्रथा का विरोध, लेकिन धर्म सभा क्या करती थी, उसको सपोर्ट करती थी। तो कुछ रूढ़िवादी संगठनों ने जो धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना की और वो सती प्रथा को क्या करती थी, सपोर्ट करती थी बच्चों। तो जैसा कि हमने देखा बच्चों, आइए इसको एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं इसका। तो बच्चों क्या पढ़ा था हमने, औपनिवेशिक भारत में औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा, परिवर्तन की रूपरेखा। और इसमें बच्चों महत्वपूर्ण प्रयास किसका था, समाजशास्त्री सतीश साबरवाल। उन्होंने बताया था 3 प्रकार से हमारे वहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, परिवर्तन हुआ है बच्चों। और वो 3 प्रकार क्या हैं बच्चों, एक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। नंबर 1 उन्होंने बताया था बच्चों कि संचार साधन द्वारा ये जो परिवर्तन है वो संभव हो पाए बच्चों। दूसरा उन्होंने बताया था बच्चों कि जो आधुनिक सामाजिक संगठन, यानी हमने क्या किया, कई सारे सामाजिक संगठन बना लिया उनके कारण बच्चों। और तीसरा इन्होंने बताया है कि सुधार हेतु नए विचारों का आवागमन हुआ बच्चों। तो संचार साधन में मैंने आपको बताया था बच्चों कि प्रिंटिंग प्रेस हो गई, नई तकनीक हो गया, टेलीग्राफ आ गया था, जिससे समाज सुधार की मुहिम को क्या हुआ था, बल मिला था बच्चों। मैंने बताया, ये भी बताया बच्चों कि जो पंजाब और बंगाल के समाज सुधारक थे, यानी कहाँ के बच्चों, पंजाब हो गया और बंगाल के समाज सुधारक कहाँ गए बच्चों, मद्रास और महाराष्ट्र गए, वहाँ पे सुधार किया। साथ ही साथ में क्या हुआ, जो केशव चंद्र सेन थे बच्चों, केशव चंद्र सेन 1864 में बंगाल से कहाँ गए बच्चों, मद्रास गए, समाज सुधार किया। पंडिता रामाबाई इसी में आएगी बच्चों। और साथ ही साथ में ईसाई कौन आएगा बच्चों, ईसाई मिशनरी, वो भी पूर्वोत्तर भारत में गए। तो संचार के साधन के द्वारा सुधार हुआ बच्चों। सामाजिक संगठन बच्चों, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने बनाया, आर्य समाज हो गया। और क्या हो गया बच्चों, ब्रह्म समाज, इसके द्वारा भी क्या हुआ, सुधार हुआ बच्चों। और नए नए विचार मतलब क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा का जुनून सवार था, आधुनिकता भी चाहते थे लेकिन अपनी प्राचीन विरासत भी छोड़ना नहीं चाहते थे। दलितों के लिए बच्चों, दलित महिलाओं को शिक्षा देने के लिए महिला विद्यालय खोले गए बच्चों, है ना। साथ ही साथ में कईयों ने जो जैसे बहुविवाह एक कुप्रथा हो गया, उन सबको समाप्त करने के लिए बच्चों जहारा जैसी लेडीज़ों ने क्या क्या आगे आकर काम किया बच्चों, महिलाओं ने,
है ना। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों, सतीश सबरवाल ने 3 प्रकार के क्या कहे थे औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा के बारे में कहा था बच्चों कि 3 वो हैं। नंबर 1 क्या है, संचार का साधन, दूसरा सामाजिक संगठन, तीसरा नए विचार। उसके बाद बच्चों अगला अति महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। तो सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग प्रकार में बच्चों हम आधुनिकीकरण के बारे में, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण और पंथनिरपेक्षीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सिर्फ संस्कृतिकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, संस्कृतिकरण के बारे में। अगर बच्चों संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, शब्द किसने दिया है, MN श्रीनिवास ने। किसने दिया बच्चों, MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण जैसा क्या दिया है बच्चों, शब्द दिया है। तो अवधारणा किसने दिया बच्चों, संस्कृतिकरण की अवधारणा लाने का श्रेय किसको जाता है, MN श्रीनिवास जी को जाता है। और उनकी एक पुस्तक थी बच्चों सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में लिखा कि संस्कृतिकरण आखिर किसे कहते हैं बच्चों। तो संस्कृतिकरण क्या है, साधारण शब्दों में बच्चों जब निम्न जाति के लोग क्या करते हैं, ऊंची जाति के रहन सहन को अपनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण क्या है बच्चों, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न यानी निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा समूह किसी उच्च जाति पर जो द्विजाति की दिशा है ना, मैं अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। साधारण शब्दों में निम्न जाति यानी द्विज जाति की जीवन शैली को अपनाती है उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण। या छोटी जाति बड़ी जातियों की जो जीवन शैली को अपना लेती है इसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं बच्चों। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, MN श्रीनिवास ने। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। और इन्होंने इसमें कहा था कि जब कोई नीची जाति ऊंची जाति के रहन सहन को अपनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं बच्चों। और इसका पूर्ण नाम क्या था, ब्राह्मणीकरण है। क्या नाम बच्चों, ब्राह्मणीकरण। सिंपल सी बात है ना, बड़ी जाति कौन सी है, ब्राह्मण है। ज़्यादातर लोग किसकी परिपाटी को अपनाते थे, ब्राह्मणों की। तो इसका पहले नाम क्या था बच्चों, ब्राह्मणीकरण माना जाता था। MN श्रीनिवास के अनुसार इसमें नीची जाति अपनी स्थिति को उठाने के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के तौर तरीकों को अपना लेती थी, यानी अपनी नीची जाति जो होती है अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करती थी, ऊंची जाति के रहन सहन को अपना लेती थी। और अपवित्र समझे जाने वाले मांस हो गया, मदिरा हो गया, उन सब के सेवन को बच्चों त्याग देती थी, यानी उनको खाती नहीं थी, उन सबको क्या करती थी, त्याग देती थी नीची जाति के लोग। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संस्कृतिकरण कहते हैं। अगला आता है बच्चों की संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का प्रभाव क्या हुआ था। तो विभिन्न रूप में से देख सकते हैं बच्चों प्रभाव, जैसे भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान और जीवन शैली मूलतः हिंदू समाज के अंतर्गत, मतलब ये सारी तौर तरीके बच्चों बदल जाते थे। संस्कृतिकरण बच्चों सिर्फ हिंदू समाज में ही नहीं बल्कि गैर हिंदू समाज में भी जो है देखी जाती है। देश के विभिन्न भागों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से अपनाया जाता है बच्चों। जो ग्रामीण समाज में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्रभु जाति की भूमिका रही, यानी प्रभु जाति किसे कहते हैं, प्रभु जाति या प्रबल जाति। अगर पूछे बच्चों प्रबल जाति और संस्कृतिकरण, इन दोनों शब्दों को किसने दिया बच्चों, समाजशास्त्री MN श्रीनिवास ने दिया, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास ने। प्रबल जाति यानी जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, MN श्रीनिवास ने दी। और गांव में क्या होते हैं बच्चों, संस्कृतिकरण में जो प्रभु जाति या प्रबल जाति होती है ना, उनकी हमेशा भूमिका रही है। जैसे ब्राह्मण हो गए, जाट हो गए बच्चों। यदि पता है, यदि क्षेत्र में गैर संस्कृतिकरण जाति प्रभु जाति है, मान लो कि ये एक क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, ऊंची जाति वाले ज़्यादा रहते हैं और इसके आसपास में कुछ रहते हैं छोटी जाति के लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, जब छोटी जाति ऊंची जाति के रहन सहन को अपनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संस्कृतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण। लेकिन यदि बच्चों क्या हो कि कहीं पे यहाँ पे मान लो बच्चों नीची जाति वाले लोग ज़्यादा हैं, मतलब लोअर कास्ट के लोग क्या है ज़्यादा, और ऊंची जाति वाले लोग क्या है, कम है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऊंची जाति वाले लोग जो नीची जाति लोग के लोगों के रहन सहन को अपना लेते हैं बच्चों, तो इसे हम कभी कभी क्या कहते हैं बच्चों, विसंस्कृतिकरण कह देते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, विसंस्कृतिकरण। तो अगर पूछे बच्चों, यदि क्षेत्र में जो गैर संस्कृतिकृत जाति प्रभु जाति है, यानी छोटी जाति ज़्यादा है और वह अपने प्रभाव के कारण मजबूत स्थिति में पहुंचती है, तो उसे विसंस्कृतिकरण कहते हैं। यानी इसमें ऊंची जाति नीची जाति के रहन सहन को अपना लेगी तो इसी को हम विसंस्कृतिकरण कहते हैं।
ऐसी मान्यता है कि संस्कृतिकरण उच्चता की तरफ लेकर जाती है और इसका परिणाम बच्चों आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार, यानी लोगों को बहलाया फुसलाया जाता था बच्चों कि जो अगर तुम संस्कृतिकरण कर लोगे, तुम ऊंची जाति को अपना लोगे तो इससे पता है तुम्हारी सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा और तुम ऊंची जाति की तरफ, उच्चता की तरफ जाओगे बच्चों, आर्थिक राजनीतिक जीवन में तुम्हारे सुधार आ जाएगा बच्चों। वास्तव में ऐसा नहीं होता था, पर भारत में आसान नहीं है बच्चों। भारत में संस्कृतिकरण करना बिल्कुल भी आसान नहीं है बच्चों। ऐसा करने पे नीची जाति वाले अगर ऊंची जाति का अपनाते थे ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था बच्चों और वो उनको दंड भी मिलता था, क्योंकि वे ब्राह्मण की तरह तिलक लगाते थे बच्चों, जो वो लोग अपना अपमान समझते थे बच्चों। जैसे बच्चों एक महिला थी, उनका नाम क्या था, कुमुद पावड़े, और वो पता है एक दलित महिला थी। वो इतनी पीड़ित थी बच्चों कि उन्होंने सोचा कि ये ऊंची जाति वाले लोग हमसे इतना ऐसा बर्ताव करते हैं, क्या इनके ग्रंथ में ऐसा लिखा है बच्चों? तो वो संस्कृत की शिक्षिका बनती है बच्चों ये पढ़ने के लिए कि क्या ग्रंथ में भी ऐसा भेदभाव लिखा है। तो उन्होंने पाया बच्चों बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। और वो कुमुद पावड़े बच्चों बहुत संघर्ष कर वो क्या बनती है, संस्कृत की शिक्षिका बन जाती हैं। तो बच्चों संस्कृतिकरण की जो उदाहरण है ना, इसकी आलोचना भी बहुत हुई है बच्चों। आलोचना कैसे हुई है बच्चों? तो विभिन्न स्तरों पर इसकी आलोचना भी हुई है। स्वयं एम.एन. श्रीनिवास ने भी स्वीकारा है कि संस्कृतिकरण एक उपयोगी अवधारणा होते हुए भी बहुत स्पष्ट अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि बच्चों संस्कृतिकरण की हम आलोचना कई सारे बिंदु में कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, संस्कृतिकरण टॉपिक आपका बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई सारे चैप्टर आपका लिंक है बच्चों इससे, है ना। तो संस्कृतिकरण की आलोचना के प्रमुख बिंदु, नंबर 1 बच्चों कि संस्कृतिकरण से कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें पता है क्या होता है बच्चों, निम्न जाति की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। इससे समाज में व्याप्त भेदभाव खत्म नहीं होता। ऐसे कहते हैं, मान लो निम्न जाति है, अगर ये उच्च जाति के रहन सहन को अपना लेगी तो बच्चों इसका परिपाटी जो है ऊर्ध्वगामी गतिशीलता बहुत जल्दी उच्चता की तरफ चली जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं होता है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा बच्चों ऊंच और नीच का भेद करती है बच्चों। इसमें सभी उच्च जाति की जीवन शैली को उच्च बताया जाता है, तो उसका अनुकरण करना सबके लिए वांछनीय और प्राकृतिक कह दिया जाता है बच्चों। इसमें कुछ ही लोगों की सामाजिक स्थिति सुधरती होती है, सभी लोगों की नहीं सुधरती। तो संस्कृतिकरण का मॉडल बच्चों असमानता और अपवार्जन को प्रमाणित करता दिखाई देता है। ये उच्च जाति को पवित्र और विशेषाधिकार पर बल देती है, यानी वो तो पवित्र हैं और विशेषाधिकार वाले हैं। यही कारण है कि समाज में ऊंची जातियां समूह निम्न जातियों को नीचा दिखाना और उनका बहिष्कार करना चाहती हैं बच्चों। 5वां क्या है कि संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाने से दहेज प्रथा का प्रचलन भी बढ़ा है। क्यों बच्चों? क्योंकि जब संस्कृतिकरण होती थी तो इसमें जो प्रभु जाति होते थे ना, उनके पास संपत्ति होती थी, तो जो वधू के परिवार वाले होते हैं ना, वो वर के परिवार वालों को क्या कहते थे, कुछ संपत्ति कुछ सामान देते थे। यहीं से बच्चों क्या होती है, दहेज प्रथा की शुरुआत होती है, जो कि नीची जाति वालों के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ था बच्चों बाद में। उसके बाद बच्चों पहले क्या था बच्चों, इसमें क्या है, अन्य जातियां भी जैसे बनिए, राजपूत, इस तरह अपने पुत्र और पुत्रियों के विवाह के अवसर पर जो है दहेज देने लेने लगे थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था बच्चों। पहले निर्धनता के कारण जो है पुत्री जब विवाह होता था ना, पुत्री विवाह के समय जो वर पक्ष के लोग होते थे ना, वो वधू यानी लड़की के परिवार वालों को मूल्य यानी पैसा दिया करते थे बच्चों, है ना। 5वां क्या बच्चों, संस्कृतिकरण के प्रभाव से दलित संस्कृति लुप्तप्राय हो गई है। शिल्पकारी, कलाकारी, वेद, कृषक, पशु चिकित्सक आदि समाज में पहचान जो बनाए हुए थे वे औद्योगिक युग में निरर्थक हो गई है बच्चों। 6वां क्या है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संपूर्ण भारत में नहीं दिखाई देती है। डी.एन. मजूमदार का मानना है बच्चों कि सभी स्थानों पर निम्न जातियों में ऊंची जातियों की संस्कृति या गुणों को अपनाने की प्रवृत्ति नहीं देखी गई, यानी निम्न जाति के लोग ऊंची जाति के रहन सहन को अपनाएं ये जरूरी नहीं है। संस्कृतिकरण को ग्रहण विशिष्ट रूप प्रदान करती है बच्चों। 20वीं सदी में इसको ब्राह्मण विरोधी लहर चल गई थी। मध्यम वर्ग और प्रभु जातियों में परिवर्तन आने लगा था बच्चों। जो प्रभु जातियों के समक्ष जो है सवर्ण जातियों जैसे वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण का महत्व घटने लगा था, और अब वो प्रभु जाति का सदस्य बनने से गौरव महसूस करती थी बच्चों, कि जैसे कि जो प्रभु जातियों अपने समक्ष सवर्ण जातियों जैसे वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मणों का महत्व घटने लगा था,
और अब वह प्रभु जाति का सदस्य बनने में अधिक गौरव अनुभव करती। साथ ही साथ में बच्चों दलित जातियाँ जो थी ना, वो भी दलित कहलाने में अब गर्व महसूस करने लगी थे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 7 पॉइंट संस्कृतिकरण की आलोचना के बारे में समझ में आया होगा बच्चों। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ बच्चों संस्कृतिकरण के बारे में, उसको आप जरूर देखना बच्चों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको नीचे समझ में जरूर आएगा। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया संस्कृतिकरण के बारे में, अगर कुछ संस्कृतिकरण हो चाहे प्रबल जाति शब्द हो, इन दोनों शब्दों को उद्भव करने का श्रेय किसको जाता है बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। एम.एन. श्रीनिवास, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास को बच्चों। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो अगर आपसे पूछे बच्चों कि संस्कृतिकरण वास्तव में किसे कहते हैं, तो जब निम्न जाति के लोग क्या करते हैं बच्चों? उच्च जाति के परिपाटी को अपनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? संस्कृतिकरण कहते हैं बच्चों। साथ ही साथ में एक आता है बच्चों संस्कृतिकरण, एक होता है बच्चों विसंस्कृतिकरण। क्या होता है? विसंस्कृतिकरण। तो इसमें क्या होता है, जब उच्च जाति के लोग कम प्रभावशाली होते हैं और किसी क्षेत्र में निम्न जाति के लोग अधिक प्रभावशाली होते हैं, तो उच्च जाति के लोग क्या करते हैं? निम्न जाति के रहन सहन को अपनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विसंस्कृतिकरण कहते हैं। और संस्कृतिकरण का पहले नाम क्या था बच्चों? ब्राह्मणीकरण था। क्या नाम था? ब्राह्मणीकरण। यानी ऊंची जाति वाले ब्राह्मण जाट इन्हीं के जीवन शैली को अपनाते थे ना बच्चों, तो नीची जाति वाले क्या करते थे? तिलक लगाते थे, है ना, मांस मदिरा त्याग कर देते थे। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का बच्चों उसके बाद मैंने आपको प्रभाव बताया था। प्रभाव में मैंने बताया था बच्चों कि ये सिर्फ हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है, बल्कि अलग अलग धर्मों में भी देखा जाता है। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से देखा जाता है बच्चों। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में तो ऊंची जाति के लोग रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं? नीची जाति वाले ऊंची जाति अपर क्लास वालों को क्या करते हैं? रहन सहन को अपना लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था बच्चों एक कुमुद पावड़े की आत्मकथा के बारे में, तो ये बच्चों दलित महिला होती है और ये क्या बनती है बच्चों? संस्कृत की शिक्षिका बनती हैं। अब हम करेंगे बच्चों की संस्कृतिकरण के प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है बच्चों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला पॉइंट है बच्चों कि विभिन्न स्तरों पर आलोचना हुई है। खुद एम.एन. श्रीनिवास ने माना है बच्चों कि संस्कृतिकरण एक उपयोगी अवधारणा जरूर है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों? ज़्यादा स्पष्ट अवधारणा ये नहीं है। तो पहला इसमें बताया गया है बच्चों कि संस्कृतिकरण से कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। यानी इसमें क्या है? ऊंची जाति को क्या हुआ था? ऊंची जाति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया बच्चों, है ना। और इससे समाज में जो व्याप्त भेदभाव है ना, वो और बढ़ता जा रहा है। और संस्कृतिकरण क्या है बच्चों? ये लोकतंत्र के विरोधी है। लोकतंत्र की विरोधी कैसे? कि ये समाज में भेदभाव को उत्पन्न करता है। यहाँ इसमें क्या है बच्चों? नीची जाति जब ऊंची जाति की रहन सहनी को अपनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि अपनाने के साथ ही राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। तो ये था बच्चों संस्कृतिकरण। आज हमने पढ़ा बच्चों औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा के बारे में, जिसमें हमने सतीश साबरवाल जी के बारे में पढ़ा था और उनके 3 जो वो थे वो भी पढ़ा था बच्चों। साथ ही साथ में हमने पढ़ा संस्कृतिकरण के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 3 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पश्चिमीकरण, लोकोकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपको अगर कोई भी बच्चों डाउट है तो डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ में आपको बच्चों पढ़ाने से रिलेटेड कोई सुझाव देना है, तब भी आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।